अगर हम देखें तो शुरू से ही जो सोशलिस्ट प्लूरलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर रिपब्लिक की जहां बात की गई थी, तो सेक्युलर रिपब्लिक तो हिंदुस्तान कभी रहा ही नहीं। हिंदुस्तान की जो भी सियासत रही उसमें हमेशा से जो है वो हिंदू एलिमेंट बीइंग अ मेजॉरिटी रिलीजन हमेशा से हावी रहा। और इसकी एक सबसे छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूं मैं कि हिंदुस्तान के जो भी सरकारी फंक्शंस होते थे, सरकारी इजलास होते थे, उसमें जो है वो पूजा करके ही उन चीजों का इनॉग्रेशन किया जाता था, नारियल फोड़ के ही उनकी शुरुआत की जाती थी। बहुत ही बसीरत अंगेज चीजें बयान की गई, तो उसमें मैं बस थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा। उसके अलावा जो अपनी बातचीत का मैं फोकस रखूंगा वो पहला जो कि इस सिम्पोजियम के सब थीम्स है, सोशल मीडिया और उसके जो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के दौर में, और इसके अलावा सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए किस तरह हिंदुस्तान की छवि को जो है चेंज करने के लिए चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली कोशिशें की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों में से जो हमारे दो अहम सुतून थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका जो आइडिया था एक प्लूरलिस्ट इंडिया का, जो कि डॉक्टर इलियास साहब ने भी जिसका जिक्र किया। इसके अलावा 47 से पहले और 47 के बाद 1960 तक ऑल इंडिया रेडियो से जब उसकी नशरियात सुबह 6 बजे शुरू होती थी, तो उसमें तमाम मजाहिब के जो मुख्तलिफ उनकी दीनी किताबें हैं उसमें से हिस्से कुछ न कुछ नशर किए जाते थे। उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और इस्लाम सभी शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और सिर्फ एक आपका भजन जो है उससे आपकी नशरियात की शुरुआत सन 60 के बाद से होना शुरू हो गई। तो ये ऐसी छोटी चीजें थी जो कि आपके सेक्युलर या प्लूरलिस्ट जो डेफिनेशंस हैं उसको मस्क करने के लिए शुरू से ही शुरू कर दी गई थी। जैसा कि असलम साहब ने फरमाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 50 में ही जो है सबसे पहली तरमीम हो गई। तो अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली हम ये पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हमारे बनाने वालों ने एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पीछे आइडिया ऑफ इंडिया, जो कि पहले भी बताया गया कि वे प्लूरलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया जाए, उसको डायनेमिक रहने के बजाय उसको स्टैटिक कर दिया गया और उसमें अपनी जो चीजें हैं उनको शामिल करने के लिए, अपनी सोच, अपने फिक्र शामिल करने के लिए उसमें जितने अमेंडमेंट किए गए वो 47 के बाद से जो 2009 तक जो सरकार हुकूमत में रही उसी ने सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किए और उसी ने वो ऐसे कवानीन बनाए जो कि मुल्क की जो अकलियतें हैं उनके खिलाफ हैं। चाहे मीसा से उसकी शुरुआत हुई, मीसा से, कोटा से, यूएपीए से, ये सारे कवानीन जो है वो उसी जमाने में बने जब कांग्रेस हुकूमत यहाँ पे जेर इख्तियार थी। तो अगर ये कहा जाए कि जब मोदी साहब ये कहते हैं कि हमने तो कोई नया कानून अकलियतों के खिलाफ नहीं बनाया, तो बिल्कुल वजह है वो इस बात के अंदर किस कहने में, क्योंकि ये सारे कानून कांग्रेस हुकूमत ने ही हमारे उसमें बनाए। लेकिन हम लोग उस वक्त एक ख्वाब गफलत में थे कि हमारे 5 लोग जो हैं वो कैबिनेट में बैठे हैं तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है। हम लोग बस इसी से खुश होते थे, बजाय इसके ये पूछने के कि हुकूमत मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए क्या कर रही है। अगर कांग्रेस की किसी पॉलिसी का फायदा मुसलमानों को हुआ तो वो सिर्फ मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। जब लिबरलाइजेशन के बाद में इंडियन इकोनॉमी खुली तो उस वक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिंदुस्तान में आया उसने अपने ऑफिस यहाँ पे खोले, उसने बिना किसी तफरीक के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको नौकरियां देना शुरू की। तो आप ये देखेंगे कि सन 85 के बाद से जो मुसलमान नौजवानों ने जो कि अक्सर बेरोजगार घूमते थे उनको जो नौकरियां मिलना शुरू हुई, उससे मुसलमानों की मुआशी तरक्की का जो एक नया बाब शुरू हुआ, बस उसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं हमारी गुज़िश्ता हुकूमत का। और जो बाकी सारी चीजें हैं कि जो अब हम जिन चीजों का जिक्र करते हैं और उन पर आंसू बहाते हैं, तो वो अगर 10 साल में हुई है तो उसका एक बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन पिछले 60 सालों में पहले बन चुका था और उसका फायदा जो है वो आज की हुकूमत उठाती चली आ रही है। और अभी भी उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए। प्रियम्बल के अलावा अभी उन्होंने
धावा बोलना शुरू किया है और ये बातें आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसके लिए जिस वक्त उनको ताकत मिलेगी और जिस वक्त वो उनके लिए वक्त बिल्कुल मौजू होगा, वो काम एकदम से कर जाएंगे। सलीमुल्लाह साहब ने जिक्र किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अगर हम जिक्र करें तो ये कोई नई बात नहीं थी कि हम लोगों को हुकूमत की ये मंशा सबको मालूम थी कि हुकूमत एजुकेशन पॉलिसी एक नई लाना चाह रही है। उस एजुकेशन पॉलिसी के जो भी अगराज़ व मकासद उन्होंने आया किए या बताए, उससे पहले ही उन्होंने जो किताबें तब्दील की गई हैं और अब हम उन किताबों के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये किताबें कैसे आई, कहाँ से आई, तो साहब सन 1990 में आरएसएस ने एक मास्टर दीनानाथ साहब को झंडेवालान हेडक्वार्टर में जाके एक कमरे में बिठा दिया गया था और उनको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको पहली से लेकर 12वीं तक की इन सब्जेक्ट्स की किताबों को दोबारा लिखना है। उस शख्स ने उनसे ये नहीं पूछा कि मैं इसका रिजल्ट क्या होगा और जब मैं ये किताबें लिख दूंगा तब क्या होगा, क्योंकि उसको अपनी तंजीम के बारे में पूरा भरोसा है कि जिस वक्त मौजू होगा, जब हुकूमत चाहेगी या जब हम ज़ेर इक़्तिदार आएंगे तो हम वो काम कर जाएंगे, और वही काम उन्होंने किया, उसमें कोई देर नहीं लगी। हम ये सब जानते हुए भी उसका कैसे उसको डिफेंड करते हैं या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उसको कभी कुछ नहीं कर पाए। और अगर हम बाकी सारी चीजों के इश्यूज के ऊपर भी बात करें तो हम लोगों का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहता है कि जब चीज हो जाती है तब हम लोग सोचते हैं कि अब इसका रिस्पांस हम इसको कैसे करें, जो कि बहुत ही नी जर्क रिस्पांस होता है, यानी कि बस बिल्कुल बेतुका सा एक रिस्पांस होता है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी होशमंदी के वो रिस्पांस हमारा देखने में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से जो बातें हुई हैं वो बहुत ही बसीरत अंगेज पहले से हुई, तो उस पर मैं ज्यादा वक्त और नहीं लगाऊंगा। मेरा ताल्लुक चूंकि मीडिया से है तो मैं मीडिया और सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है, जो कि 15 साल के अरसे तक मैं एक डिप्लोमेटिक मिशन से भी रहा, तो उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा कि आज हम जो देख रहे हैं तो गुज़िश्ता 10 से 12 साल के अंदर जिस तरीके से नेशनहुड का पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरा इवॉल्व हुआ है, उसके अंदर मीडिया का रोल ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी बहुत तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान में अगर हम उसका केस स्टडी लेते हैं तो ये चीज सामने आ जाती है कि इस डिजिटल एरा के अंदर जो भी डिजिटल टूल्स हम लोगों को मैसर है, उसका आप बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मौजूदा पार्टी जो कि इक़्तिदार में है उसका है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर उसने ऐसा नहीं छोड़ा है कि आपको अपनी जहनियत से, अपने स्टेटमेंट से, अपने वाकयात से किस तरीके से आपको खाली जाने दे। उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई, मीडिया स्ट्रेटेजी तैयार की गई। सोशल मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, जो प्रिंट मीडिया है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहां तक ताल्लुक है तो वो जो है उसका एक रास्ता ये है कि इन दोनों चीजों के लिए अपने आप को बिजनेस में रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एडवर्टीजमेंट। तो उनके एडवर्टीजमेंट के ऊपर नकेल कसो और उनको दूसरी तरीके से आप फंडिंग प्रोवाइड कराइए, तो वो आपको आपके सुर में बात करना शुरू कर देंगे। और पिछले 10 साल में हमने यही देखा है कि एक एक करके सिर्फ 2 कॉर्पोरेट हाउसेस के पास इस वक्त हिंदुस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की मालिकाना हुकूक जा चुके हैं, और जो भी खबरें नश्र हो रही हैं वो किस तरीके से मॉडिफाई की जाती है, किस तरीके से अपनी पार्टी के नजरियात या किस तरीके से किसी खास वाक़े को किसी दूसरे एंगल से देखकर या उसका दूसरा रुख दिखाकर आप अपने आप को सिंपैथी और अपने आप को बिल्कुल मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल ज्यादा उसमें कोई खर्चा नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चाहिए। और इस चीज को मौजूदा पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि मौजूदा पार्टी के जो सरबराह हैं उनको जो चीजें बताने वाले, सिखाने वाले हैं वो हम और आप नहीं हैं, वो ऐसी एजेंसीज हैं जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक्त 113 गवर्नमेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। इजराइल की एक कंपनी है एप्को वर्ल्ड वाइड, जो कि नरेंद्र मोदी के
चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से गुजरात के लिए मीडिया एजेंसी तैनात की गई थी और उसने इस शख्स को बात करना, बोलना, अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से क्या करना है, रोना है या हंसना है या गाना है, ये सब सिखाया और उसने सीखा बहुत अच्छे तरीके से। और उसी एजेंसी ने ये बताया कि आप सिर्फ थोड़े से सरमाए के साथ में किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन को काबू कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो आई वो कोई एक ऐसा आला नहीं था कि वो एक हम साइंटिफिक प्रोग्रेस के तौर पर ले। वो अगर हम पूरी दुनिया का जो एक मुहासबा करें पिछले 40 साल में, तो वो एक चीज हमारे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका एक पूरा प्लान था कि उसको किस वक्त इंट्रोड्यूस करना है और उस प्लान के अंदर भी आपको उसका आदी कैसे बनाया जाए। पहले जब 1998 में मोबाइल फोन आया तो उसकी शरह 18 रुपए और 20 रुपए आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल की होती थी। लोग आज फ्री में आपको मिल रहा है और उसमें पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाया गया कि जो पहले के हैंडसेट थे उसके अंदर वो चीजें नहीं थी। फिर बाद के जो स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए उसमें आपका आधा लैपटॉप या आधा कंप्यूटर उसमें समा गया और उसके बाद आप पर जब एक जहनी तौर पर आपको उसका गुलाम बना दिया गया तो उसमें से आपकी बैटरी निकाल ली गई कि अब आपके पास ये हक नहीं है कि आप अपना फोन जब जी चाहें स्विच ऑफ कर सके। तो आप एक तरीके से उनके सर्वेलेंस में भी हैं और जिस तरीके से वो चाहें वो अपने पैगामात आप तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हुक्मरान जमात ने अपना पूरा एक वॉर रूम बना रखा है जिसमें कि लोग सिर्फ इस काम पर लगे हैं कि किस तरीके से हमने किस मौजू को हाईलाइट करना है, जो कि पार्टी हाईकमांड से उनको पहले से अहकाम जारी हो जाते हैं कि पार्टी हाईकमांड क्या चाहती है और किस वाकये को किस तरीके से पेश करना है। उसका पूरा एक नैरेटिव बना लिया जाता है और उस नैरेटिव को जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब हो, उनके जरिए वो चीजें आप तक पहुंचाई जाती हैं और वो अपने जो उनके हामी हैं उसमें खासतौर पर ऐसे तबके तक पहुंचाई जाती हैं कि जो तबका सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल जो मैसेजिंग होती है और मेंटल आपका पूरा उसके ऊपर काबू किस तरह से पाया जा सकता है उसको वो अपनी तरफ करने में बहुत अच्छे से कामयाब रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे एलिमेंट्स को अपने साथ रखेंगे जो कि किसी भी प्रोडक्टिव काम के अंदर नहीं लगे हुए हैं, उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, ना उनके पास अपना वक्त बिताने का जरिया है, लेकिन अगर आप उनको अपने साथ मिला लेते हैं और कुछ थोड़ा बहुत उनको पैसा देकर अपने मकसद के काम कराते हैं तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये चीज हमें आज से नहीं हमेशा से देखने में आई। जब भी हिंदुस्तान में फसादात होते हैं तो कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं और कौन से एलिमेंट्स आते हैं बाहर से जो कि उस जगह का, उस शहर का या उस गांव की फिजा जो है वो खराब करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। तो वही चीजें अब वो नीचे पलट कर बजाय इसके कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, वो अब आपके ऊपर जहनी तौर के ऊपर जहनी आपको इंस्लेवमेंट करके जहनी तौर पर आप पर काबू पाके वो चीजें ला रहे हैं और इसी तरीके से वो आपका दिमाग और दिल बदलने में जो है वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। इसमें एक बात ये भी है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो सोशल मीडिया से जो लोग असर ले रहे हैं या जिन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपने तरफ राग़िब करने का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ जो वीकर सेक्शंस हैं या अनपढ़ सेक्शंस हैं उन तक रखा जाए, बल्कि ये इस सतह तक पहुंच चुका है कि जो हमारे आला से आला तालीम याफ्ता तबका जो है उसकी अक्सरियत भी बहुत हद तक वो इन पैगामात के ज़ेरे असर उसकी गुलामी तक की हद तक पहुंच चुकी है और वो उसकी हर बात को सच मानती है। क्योंकि जिस तरीके से वो पैगाम दी जाते हैं बार बार चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, चाहे व्हाट्सएप, जैसे कि व्हाट्सएप को आप सब जानते हैं कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है क्योंकि उस पर जो ज्ञान हम लोगों को मिलता है या जो ज्ञान बांटा जाता है वो ना कभी किसी स्कूल ना किसी कॉलेज में हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन वहां से ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो कि पुरानी तारीख को लेकर पुराने हिस्ट्री को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर बिल्कुल एक नए सिरे से आपको रूशनास कराती हैं और आपके ऊपर ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि अब आप इस तरीके से सोचिए और किस तरीके से जो हुकूमत काम कर रही है और किस तरीके से आपकी जहनसाजी के अलावा आप इंटेलेक्चुअल तबके को अपनी तरफ कर रहे हैं। उसके लिए मैं सिर्फ एक मिसाल यहाँ पे दूंगा कि अभी
हमारे एक स्कॉटिश हिस्टोरियन और राइटर हैं विलियम डालरम्पल, बड़े मशहूर, और उन्होंने मुगलों के ऊपर और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी है। उनकी जो ताज़ा तसनीफ है द सिल्क रोड एंशिएंट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड प्रोग्रेस, अगर आप वो किताब पढ़ें तो आप अपना सर पीट लेंगे कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी कैसी बातें कर रहा है, कहाँ से इसने बेतुकी चीज़ें जो हैं इसमें एक जगह से दूसरी जगह जोड़ी हैं। लेकिन वो काम करवाने वालों को पता है कि हमें इससे क्या हासिल होगा, और जो काम कर रहा है वो किस वजह से काम कर रहा है वो भी लोगों को जाहिर है कि विलियम डालरम्पल जो है तकरीबन 30 साल के अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर उनको आगे भी रहना है तो फिर उनको हुकूमत वक्त की बात माननी पड़ेगी, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी उनका वीज़ा जो है आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ये आपके जो सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आपके मुख्तलिफ चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ख्यालात है, और जो असली खबर है उसको कैसे छुपाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया था और उसके ऊपर अमल किया है और अमल किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। मायूसी सिर्फ इस बात की है कि हमारी जो दूसरी तंजीमें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, वो उस चीज़ को काउंटर करने में बिल्कुल नाकाफी रही हैं या नाअहल रही हैं, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपको जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से उसका काउंटर करना है। अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक ग्रुप कोई हम ख्याल लोगों का बनता है, वो उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है या उसकी आवाज़ का जो एम्प्लीफिकेशन है वो उतना नहीं है जितना कि जो आपको हुकूमत वक्त के मुख्तलिफ चैनल से मिल रहा है, क्योंकि वहां पर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुना जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से आप जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करें। आखिर में जो आपके सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो सब थीम है इस सिंपोजियम का, उसकी बात करी जाए तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक ऐसा जरिया हर हुकूमत के पास होता है कि वो दूसरे ममालिक में अपनी छवि को, अपनी इमेज को पॉजिटिव तौर पर पेश करने के लिए इस्तेमाल करती है, और उसको आमतौर पर आउटरीच भी कहा जाता है, ये पब्लिक डिप्लोमेसी एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है कि वो एक्टिविटीज़, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के डिप्लोमेट्स पब्लिक एरिना के अंदर करते हैं, तो इसलिए उससे पब्लिक डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। तो हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को भी अपने जो सोशल मीडिया का उसका कैंपेन है उस चीज़ को भी इससे मुस्तस्ना नहीं रखा है, और उस चीज़ को भी सिर्फ अपने लिए और अपने लिए के अलावा सिर्फ शख्स वाहिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप चाहे देख लें कि अगर कुवैत से या किसी दूसरे मुल्क से जहाँ पर के हालात ख़राब हैं, अगर हिंदुस्तानियों को वापस इवैक्यूएशन करके वापस लाया जा रहा है तो उसको पूरा एक ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है, और उसमें सिर्फ एक ही शख्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 शख्स, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी शामिल हो जाते हैं, उनका भी नाम आता है। क्या इससे पहले हम हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया? इससे पहले लीबिया से और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे की लड़ाइयाँ शुरू हुई, मुख्तलिफ हुकूमतों ने माजी में बहुत सारे हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान वापस लाए, उनको खैर के साथ में, लेकिन क्या कभी उन्होंने उसकी तशहीर की? नहीं, इसकी तशहीर कभी नहीं की गई। लेकिन अब आज का ज़माना यह है कि जो भी छोटी सी छोटी बात हो उसकी तशहीर की जाए और उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से जिस तरह से योगा को पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाकर और उसको एक ऐसा चीज़, एक ऐसा अमल बना दिया गया कि साहब इसके बगैर आप जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, और मैं भी योगा करता हूँ और मैं भी, तभी मेरा 56 इंच का सीना है, सारा सब कुछ है, तो आप भी करिए तो आपको भी इसका फायदा पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी, जो कि अमूमन बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अंडर द राडार रखती हैं, क्योंकि उनको इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस मुल्क में वो काम कर रहे हैं उस मुल्क से उनके ताल्लुकात को खराब ना होने दिया जाए, या वो ऐसा कोई काम ना करें या ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई कैंपेन ना करें कि वो उस मुल्क में हुकूमत को नागवार गुजरे। 15 साल मैंने हाई कमीशन के साथ, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ काम किया, तो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में चलते थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता था कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे जो कि हुकूमत के खिलाफ हो या हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ हो, या अगर ना भी हो तो हुकूमत आपसे वो सवाल करे, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए वो
आवाम से डायरेक्ट राब्ता कायम करे, ना कि हुकूमतों से। वो हुकूमतों के साथ तो उसका डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर राब्ता पहले से ही मौजूद है, वो सिर्फ आवाम से अपना राब्ता कायम करना चाहता है। और आवाम से राब्ता कायम करने के लिए आज के जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि तालीम, कि हर मुल्क अपने लिए अपने तालीमी इदारों को आगे बढ़ा रहा है कि आप हिंदुस्तान से जो आपके नई नस्ल के बच्चे हैं वो वहाँ जाके तालीम हासिल करें। उसको पता है कि जिस तरीके के आप हमारे यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं, तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो शोबे हैं उसके अंदर उनकी क्या अब तक कंट्रीब्यूशन रही है, या अगर वो जब उस मुल्क में जाके तालीम हासिल करेंगे तो उसमें से कम 5% तो उस मुल्क के अंदर काम करेंगे, तो उस मुल्क को उससे फायदा होगा। उसके अलावा पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए उनके कल्चर, एक सबसे बड़ी चीज जो है दूसरे के जहन को काबू करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कि अपने मुल्क के कल्चर को आप फरोग दें उन डिप्लोमेसी एक्टिविटीज के जरिए, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि उस मुल्क के मार्जिनलाइज सेक्शन जो हैं उन पे फोकस करें। और जो काम की हुकूमत भी कर रही है और कोई दूसरा मुल्क भी कर रहा है, तो उसमें क्लैश किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर न हो कि उस मुल्क के ऊपर तंबी की जाए, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो उस मुल्क को कोई नोटिस भेजे कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो जो मौजूदा हमारा मीडिया का सिनेरियो है उसमें इस वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कुछ कहने सुनने से कुछ फायदा नहीं है, ना कोई उसकी गुंजाइश ज्यादा मौजूद है, क्योंकि वो जिस हद तक तबाह किया जा सकता था वो पूरे तरीके से किया जा चुका है। अब बमुश्किल तमाम 1% मीडिया ऐसा बचा है जिसे हम फ्री मीडिया कहते हैं, लेकिन उससे वो मीडिया हमारे मुल्क के 99% लोग नहीं देख रहे हैं, ना उन तक उसकी रसाई है, क्योंकि उनको उन पोर्टल्स के बारे में, उन चैनल्स के बारे में मालूम ही नहीं है। जो चीजें आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंचाई जा रही हैं वो ही उस तक ही उनकी दस्तरस है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मुल्क की और शख्स वाहिद की इमेज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो भी सब आपके सामने है कि खास तौर पर ऐसे फोटोज और ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल उसमें नजर आती रहे, उसके अलावा किसी और की शक्ल नजर नहीं आए। और उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज के जो भी एलानिए हैं, प्रेस नोट्स हैं या प्रेस रिलीजेज हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको वाहवाही के तौर के ऊपर पेश किया जाए। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि वो कंट्रोवर्शियल हो। तो ऐसा ये सारी चीजें एक पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम मीडिया का बना दिया गया है कि उस नए इकोसिस्टम में उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता है। तो जो इंडिया का एक पूरा ख्वाब था कि किस तरीके से हिंदुस्तान आगे चलेगा, वो हिंदुस्तान का ख्वाब पहले तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत हद तक मस्त किया, और अब गुज़िश्ता 10 से 15 सालों के अंदर मौजूदा हुक्मरान पार्टी ने जिस तरह से उसको मस्त किया है, उससे हमें कोई ज्यादा खुश आइंद बात सामने नजर नहीं आती है, बल्कि हमें इस चीज का तहैया करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको काउंटर करने की और उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ ये कि हमारी अपनी आवाज हम अपने आवाम तक कैसे पहुंचा सकें, कि वो जो बात उनको सही तौर पर पहुंचाई जाए, सही तौर पर बताई जाए, सही तौर पर वो उस पर अमल कर सकें, और उसका एम्प्लीफिकेशन हम इंटरनेशनल एरिना के अंदर कैसे कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी ये इस मीडिया इकोसिस्टम जो कि आज हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है वो उसको खत्म किया जा सकता है। और जो हिंदुस्तान के आइन के जो फादर्स थे उनको जो बनाने के पीछे उसका ख्वाब था कि किस तरीके का हिंदुस्तान बने, उस तरीके का हिंदुस्तान तभी बन सकता है जब हम मीडिया का और खास तौर से आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करें, उसको पॉजिटिव मैसेजिंग के ज़रिए उसमें क्या हम अपने आवाम तक पहुंचा सकते हैं, अपने नौजवानों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो तालीम से ताल्लुक हो, चाहे वो सोशल वर्क से ताल्लुक हो, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से ताल्लुक हो, तभी हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तक पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।